नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। 10 साल बाद लोकसभा में विपक्ष को एक नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष मिल गया है। राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष होंगे। यूं तो उनकी मां और पिता दोनों ने एक जमाने में ये पद संभाला था, लेकिन फर्क यह है कि राजीव गांधी ने 45 साल की उम्र में और सोनिया ने 53 की उम्र में यह जिम्मेदारी ली थी। राहुल अब 54 साल के हो चुके हैं और उन्होंने पहली बार कोई संवैधानिक पद लिया है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं और विपक्ष को उनसे उम्मीदें भी बहुत है। तो आज की कहानी नए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष हुए कुछ और चेहरों की। जय संविधान। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करें। ये सारी काटते हो आप? जी जी। अब जहां भी देखो आपको दो हिंदुस्तान दिखेंगे, एक अरबपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में इंडिया गठबंधन की सशक्त आवाज बनने की कोशिश करेंगे। वो अभी शैडो पीएम के रूप में दिखेंगे, जबकि उनकी नजर पीएम पद पर भी होगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को अमूमन प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की कहानी का दिलचस्प किस्सा ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़कर कोई नेता प्रतिपक्ष कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। वो चाहे जगजीवन राम हो, शरद पवार हो, आडवाणी हो या फिर सुषमा स्वराज। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूं। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करें। राहुल गांधी अपनी सियासी कहानी में पहली बार उस किरदार को निभाने जा रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं निभाया। जय हिंद, जय संविधान। हिंदुस्तान के ये रोल अभी तक निभाई गई हर भूमिका से ज्यादा मुश्किल है। उन्होंने जीवन में पहली बार कोई संवैधानिक पद लिया। हालांकि ना करते हुए आखिरकार लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने राहुल ने अपने पहले ही भाषण में ये बताने की कोशिश कर डाली कि इस बार विपक्ष पहले से कहीं ताकतवर है। The government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. The opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last year. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. राहुल गांधी का संबंध उस गांधी नेहरू परिवार से है जिसके खून में राजनीति है। मैं राहुल गांधी सांसद भले 2004 में बने, लेकिन राजीव गांधी के निधन के बाद जब राहुल अस्थि विसर्जन के लिए इलाहाबाद जा रहे थे, तभी उन्होंने राजनीति में आने का मन बना लिया था। राहुल ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने फैसला ले लिया जब मैं अपनी पिता की अस्थियों के साथ ट्रेन में इलाहाबाद जा रहा था। संयोग से जैसे ही हमने यूपी में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि बाहर हजारों लोग हमारे साथ दौड़ रहे हैं। उनके चेहरे पर दुख और नुकसान के भाव थे और तब मुझे लगा कि अपने पिता के पुत्र के रूप में मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। भारत में वंशवादी राजनीति की बात होती है तो उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विरोधी राहुल गांधी का चेहरा आगे रख देते हैं। राहुल गांधी ने भी 2008 में जिम कॉर्बेट में छात्रों से बात करते हुए कहा था, मैं अगर अपने परिवार से नहीं आता तो यहां नहीं होता। मेरे पिता राजनीति में थे, मेरी दादी के पिता राजनीति में ही थे, इसलिए मेरे लिए राजनीति में आना और पैर जमाना आसान था। ये एक समस्या है और मैं इस समस्या का लक्षण हूं।
मैं इसे बदलना चाहता हूं। राहुल वंशवादी राजनीति को तो नहीं बदल पाए, लेकिन कांग्रेस के युवराज के रूप में उन्होंने एक लंबा सियासी सफर तय कर लिया है। वो चाहते तो 2004 में ही मंत्री पद ले सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बार बार पूछे जाने के बावजूद राहुल ने वो जिम्मेदारी नहीं ली। 2004 से 2014 तक उन्होंने मंत्री पद नहीं लिया। मुझे लगता है पहला कारण तो ये था कि 2004 से 2009 तक वो मान के चल रहे थे कि हमको अभी राजनीति सीखनी है, राजनीति में समझदारी विकसित करनी है, अनुभव लेना है, तजुर्बा लेना है। इसलिए वो 2004 से 2009 तक उन्होंने पूरा ध्यान अपना जो चुनाव क्षेत्र था अमेठी उस पर दिया, और दूसरा उनको जब जनरल सेक्रेटरी बनाया गया तो NSUI और यूथ कांग्रेस का इंचार्ज बनाया गया तो उन्होंने उसके संगठन पर ध्यान दिया। हालांकि कांग्रेस में उनके सबसे ताकतवर होने पर मुहर 2013 में उस वक्त लगी जब उन्होंने अपनी ही सरकार के पारित अध्यादेश को बकवास कहते हुए सरेआम फाड़ दिया था। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. और फिर सरकार को उस अध्यादेश को वापस लेना पड़ा था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता 2014 में बीजेपी सत्ता में आई। कांग्रेस इतनी बुरी तरह पस्त हुई कि सदन को नेता प्रतिपक्ष तक नहीं मिला। मगर वो देश के हैं, मगर आपके भी हैं। क्या आप कह रहे हो कि वो आपके नहीं हैं? विरोधी पार्टी के नेता के रूप में राहुल का ये पहला भाषण था, लेकिन उसके बाद सदन के भीतर ही कई ऐसे अफसाने बने जिसने राहुल की संजीदा राजनेता की छवि को धूमिल कर दिया। प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं। मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू हूं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। राहुल ने 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन 2019 में कांग्रेस का बंटाधार हो गया। चुनावी हार के बीच राहुल की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठते रहे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, अशोक तंवर, अदिति सिंह, ललितेश पति त्रिपाठी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रियंका चतुर्वेदी और गुलाम नबी आजाद जैसे कई नेता पार्टी छोड़ गए। यह सिलसिला 2024 के चुनाव तक चलता रहा। हालांकि ऐसा नहीं था कि राहुल गांधी हालात को समझ नहीं रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने न केवल अपनी छवि बदलने की कोशिश की, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा फूंकने की कोशिश की। देश में दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे हैं? बेरोजगारी और दूसरा बेरोजगारी, और अब जहां भी देखो आपको दो हिंदुस्तान दिखेंगे, एक अरबपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान। और 2024 के चुनाव में राहुल ने नरेंद्र मोदी के दिए 400 पार के नारे को जिस तरह अपने नैरेटिव से काउंटर किया, उसने बता दिया कि वो देर से ही सही लेकिन शुद्ध देसी राजनेता बन चुके हैं। अब भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है ये संविधान का चुनाव है। ये पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, ये जो संविधान है ये आपकी आवाज है, और इसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश की जनता के साथ मिलकर बनाया है। नेता प्रतिपक्ष को शैडो पीएम भले कहा जाए, लेकिन न पीएम है और न उनकी पार्टी सरकार में है। फिर संसद में उनका रिकॉर्ड बहुत शानदार नहीं रहा है। 15वीं लोकसभा में उन्होंने बतौर सांसद एक भी सवाल नहीं पूछा था और उनकी उपस्थिति सिर्फ 43% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 73% का था। 16वीं लोकसभा में भी उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा और उनकी उपस्थिति सिर्फ 52% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 80% का रहा था। 17वीं लोकसभा में भी उन्होंने सवाल तो 100 के करीब पूछे, लेकिन ये राष्ट्रीय औसत 170 से कम था और उनकी उपस्थिति सिर्फ
53% के करीब रही। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूँ। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। बहरहाल राहुल ने बड़ी भूमिका ली है, तो अब उनका दायित्व भी बड़ा है और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उनके इस रोल से जनता की नजर में उनके भविष्य का सबसे बड़ा रोल भी तय हो सकता है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से पद संभाला है तब से राहुल गांधी से उनका रिश्ता तल्खियों भरा रहा। मोदी पर टिप्पणी के चलते राहुल को कुछ दिन के लिए सही लेकिन संसद सदस्यता तक गंवानी पड़ी। लेकिन अब राहुल नेता प्रतिपक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी के साथ कई ऐसी समितियों का हिस्सा होंगे जहां नरेंद्र मोदी को उनकी बात सुननी ही होगी और ऐसे में संसद के बाहर और भीतर नरेंद्र मोदी और राहुल के कुछ नए अफसानों की भारतीय राजनीति की किताब का हिस्सा बनना तय है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक ये भी है। और इन तस्वीरों में उठती लोकतांत्रिक मूल्यों की महक हिंदुस्तान की आवाम को आश्वस्त करती है कि चुनावी बयानों से उपजी कट्टर दुश्मनी का कोई अर्थ नहीं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का रिश्ता बीते 10 साल में सामान्य नहीं रहा और चुनावी मौसम में तो ये बदरंग हो गया। मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की योजना है। आर्मी इस योजना को नहीं चाहती है, ये ऊपर से थोपी गई है और हमारा पहला काम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल। 2019 में कर्नाटक की चुनावी रैली में मोदी सरनेम को लेकर राहुल के बयान की वजह से सूरत की एक अदालत ने 2 साल सजा का फरमान सुनाया और कुछ दिन के लिए ही सही उनकी सांसदी चली गई थी। इससे पहले 2018 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जिस तरह राहुल गांधी ने सदन में नरेंद्र मोदी को गले लगाया था, उसे लेकर आम बहस से अलग मोदी ने भी उन पर निशाना साधा था। हम उनसे लगातार ये पूछते रहे कि भाई बताओ तो सही, ये अविश्वास का कारण क्या है, जरा बताओ तो। अब जब कारण नहीं बता पाए तो गले पड़ गए। और 2024 के चुनाव से एन पहले राहुल की सक्रियता के बीच मोदी उन्हें खारिज करते हुए ये तंज करने से नहीं चूके कि राहुल है कौन। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। बशीर बद्र का एक शेर है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो। अब मोदी और राहुल दोस्त भले ना हो, लेकिन संसद में आमने सामने बैठने के अलावा कई ऐसे मौके आएंगे जब दोनों एक टेबल पर होंगे। To the Pro Tem Speaker Bhartwari Mahtab, informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. क्योंकि बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल कई ऐसे सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे जहां पीएम के बाद उनकी बात का सबसे ज्यादा वजन होगा। मसलन सीबीआई चीफ चुनना हो
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक यानी ईडी प्रमुख को चुनना हो, लोकपाल की नियुक्ति हो, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हो या फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को चुनना हो। कई मौकों पर प्रधानमंत्री को नेता प्रतिपक्ष से सलाह लेनी होगी और इन मौकों पर नेता प्रतिपक्ष की राय का क्या मतलब होता है, ये राहुल से पहले की नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज के एक किस्से से समझा जा सकता है। यूपीए 2 की सरकार ने सीवीसी की नियुक्ति की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थी, लेकिन उस नियुक्ति पर प्रतिपक्ष के नेता सुषमा स्वराज का अलग नजरिया था। उन्होंने उस नियुक्ति के खिलाफ अपनी राय दी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और आखिरकार सीवीसी की नियुक्ति रद्द हो गई। राहुल ने एक लिहाज से सुषमा की जूती में पैर डाला है और इसमें कोई शक नहीं कि बतौर नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने कई बार मनमोहन सरकार को पसीने ला दिए थे। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल किया। अब राहुल गांधी को साबित करना है कि वो कितने सशक्त नेता प्रतिपक्ष साबित होते हैं। चुनौतियां कई हैं, क्योंकि उन्हें किसी संवैधानिक पद का अनुभव नहीं है। राहुल को दिल से बोलना पसंद है और इस वजह से अक्सर वो गलती कर देते हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष ऐसा नहीं कर सकता। इंडिया गठबंधन को एकजुट रखना और उसकी आवाज बनना भी आसान नहीं है। फिर नरेंद्र मोदी से सामंजस्य बनाना भी एक चुनौती है। 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। ये जो आपका मुद्दा है, इसको मैं पर्सनली संसद में आपके लिए उठाऊंगा और पूरा का पूरा दबाव हम सरकार पे डालेंगे। राहुल अपने राजनीतिक करियर में इस वक्त सबसे ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उनकी छवि भी बदली है और सरकार के नेता चाहे भी तो उन्हें आसानी से खारिज नहीं कर सकते। लेकिन यह भी सच है कि जंग की तरह राजनीति में भी एक ही चूक काम तमाम कर सकती है। आज तक ब्यूरो। 13 दिसंबर 2001 को जिस वक्त संसद पर हमला हुआ, उस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन सोनिया गांधी थी और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उस दिन सोनिया सदन में नहीं थी। गोलीबारी के कुछ ही मिनट बीते थे कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को यह जानने के लिए फोन किया कि क्या वो सुरक्षित है या नहीं। अटल जी ने इस घटना का जिक्र कुछ जगह भी किया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सच कहा जाए तो किसी नेता प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जैसी तनातनी आज है, पहले कभी नहीं रही। राहुल गांधी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में वो जिम्मेदारी उठाई है जिसे 1989 से 1990 तक पिता राजीव गांधी और 1999 से 2004 तक मां सोनिया गांधी निभा चुकी हैं। राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष और जनता की कसौटी पर कितना खरा उतरेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आए राहुल गांधी। लेकिन लोकसभा में शपथ लेने के बाद जिस तरह उन्होंने पीठासीन स्पीकर के साथ खड़े अधिकारी से हाथ मिलाया और पीछे खड़े मार्शल को सलाम दुआ की, उससे ये जरूर संकेत दिए कि राहुल संसद में नए रूप दिखा सकते हैं। ये सारी स्टाइल काटते हो आप? जी जी अभी आजकल यही सब चल रहा है। अच्छा। और यहाँ पे आके कहते हैं मुझे ऐसा चाहिए? हाँ ऐसा है। और आपके बाल कौन काटता है? हमारे जो काम करते हैं। हालांकि बीते 5 साल में राहुल गांधी आम लोगों के बीच जाकर जिस तरह घुलते मिलते रहे हैं, उससे उनकी छवि सकारात्मक रूप से बदली है। रात को 8:30 बजे तक। तो कैसे सीखे?
सर जी गांव में सरेनी में सीख रहे थे, फिर मुंबई गए। किसने सिखाया? हमारे बड़े भाई। अच्छा, वो भी यही करते हैं? हाँ, वो भी करते हैं। फिर चाहे वो चुनाव प्रचार के दौरान दाढ़ी बनवाना हो या फिर कुलियों के बीच जाकर उनकी समस्या जानना। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। सफेद कुर्ता पजामे में संसद पहुंचे राहुल के नए अंदाज के बाद उनकी कहानी कुछ पुराने किस्सों की याद जरूर दिलाती है। राहुल गांधी आम लोगों से मिलने के मामले में दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव की तरह हैं। दुर्भाग्य से राजीव की जनता के बीच जाने की जिद ने ही श्री पेरम्बूर में उनकी जान ले ली थी। और इंदिरा कैसे जनता की राजनीति करती थी, ये लोगों ने उस वक्त भी देखा था जब वो बेलछी हत्याकांड के वक्त हाथी पर सवार होकर गांव पहुंची थी। और उस वक्त भी देखा था जब भुवनेश्वर में रैली में जनता की तरफ से उछाले पत्थर से उनकी नाक टूट गई, लेकिन उन्होंने भाषण देना जारी रखा। राहुल में जिद का ये मसाला दादी और पिता से आया है। वैसे ये भी संयोग है कि इंदिरा गांधी अपने बेटे राजीव का नाम राहुल रखना चाहती थी, लेकिन उसी दौरान दोस्त कमल नयन बजाज ने घर आए जवाहरलाल नेहरू से बेटे का नाम रखने की गुजारिश की, तो उन्होंने उसका नाम राहुल रख दिया। बाद में इंदिरा ने अपने पोते का नाम राहुल रखा। और ये भी संयोग है कि देश में पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन इंदिरा के काल में देखा गया, जब राम सुभाग सिंह नेता प्रतिपक्ष बने। 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओ के साथ चले गए और कांग्रेस ओ ने उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के दौर में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था। ये पद 1970 से 1977 के बीच, 1980 से 1989 के बीच और 2014 से 2024 के बीच खाली रहा। और ये वो 11 चेहरे हैं जो राहुल के पहले नेता प्रतिपक्ष बने। बीते 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था, क्योंकि विपक्ष के पास जरूरी 10% सीट भी नहीं थी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की कहानी में राहुल और नरेंद्र मोदी की तनातनी पहले कभी नहीं दिखी। आलम ये कि 1980 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी को किडनी और कैंसर की बीमारी उभर आई। राजीव गांधी को यह पता चला और उन्होंने अटल बिहारी को न्यूयॉर्क जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में शामिल कराया ताकि वो अपना इलाज वहां जाकर करा सके। I developed kidney ailment. Doctors advised me to go to the United States for further investigation and treatment. Difficult for me to make financial arrangements. Somehow, Rajiv ji came to know about that. He called me. He decided to include me in the delegation to the United Nations. I became a full-fledged member. All medical expenses were paid by the government. I came back fully recovered. दिलचस्प ये कि नरसिम्हा राव सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे, तब भी उन्हें सरकारी प्रतिनिधिमंडल में अमेरिका भेजा जाता रहा ताकि वो काम के साथ साथ अपनी नियमित जांच भी करा सकें। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज के बीच तो संसद में अक्सर शायरी युद्ध हुआ करता था। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार कर। हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं।
बहरहाल संसद की अपनी अलग मर्यादा है, जहां चुनावी रैलियों की तरह आरोपित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी भी ये बात समझते हैं और इसीलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि नेता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष 18वीं लोकसभा की कहानी को अपने बौद्धिक ज्ञान और तर्क संगत बहसों से नया आयाम देंगे। आज तक ब्यूरो। 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो फूलपुर सीट खाली हुई और इस सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी बहन और जानी मानी नेता विजय लक्ष्मी पंडित खड़ी हुई। वो जीत कर लोकसभा पहुंची। अब राहुल की खाली हुई वायनाड सीट पर हो रहे उपचुनाव में उनकी बहन प्रियंका गांधी खड़ी हैं। वो चुनाव जीती तो भाई बहन एक साथ लोकसभा में होंगे, जबकि मां सोनिया गांधी राज्यसभा में। राहुल को ताकत सिर्फ प्रियंका से ही नहीं मिलेगी। 18वीं लोकसभा में अखिलेश यादव भी उनके साथ हैं, जिनके साथ उनकी केमिस्ट्री इन दिनों गजब ढा रही है। जवाहरलाल नेहरू, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, राहुल गांधी, वरुण गांधी। गांधी नेहरू परिवार की कहानी में 9 सदस्य ऐसे हैं जो लोकसभा के सदस्य रहे। 16वीं और 17वीं लोकसभा तो ऐसी थी जब कांग्रेस की तरफ से मां बेटा यानी सोनिया और राहुल सदन में विपक्ष की आवाज थे, भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा। तो बीजेपी की तरफ से मां बेटा यानी मेनका और वरुण सरकार में थे। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी। रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। लेकिन अब प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से जीती तो लोकसभा के इतिहास में शायद ऐसा पहला मौका होगा जब सगे भाई बहन की जोड़ी एक साथ दिखाई देगी। यूं अजीब संयोग है कि जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित भी लोकसभा की सदस्य रही थी और उन्होंने भी उसी फूलपुर सीट से चुनाव लड़ा था जो नेहरू की वजह से खाली हुई थी। प्रियंका भी राहुल की खाली की गई वायनाड सीट पर हो रहे उपचुनाव में खड़ी है। फर्क सिर्फ इतना है कि फूलपुर सीट पर उपचुनाव इसलिए हुआ था क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। यह भी दिलचस्प है कि अगर जिस इमरजेंसी को बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ हथियार बना रही है, उस इमरजेंसी को लेकर विजय लक्ष्मी पंडित ने भतीजी इंदिरा गांधी का जमकर विरोध किया था और बाद में जनता पार्टी का खुलकर समर्थन किया था। लेकिन ये पुरानी कहानी है। राहुल और कांग्रेस अब इमरजेंसी के सवाल पर बैकफुट पर नहीं है। सौ बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। इस बीच राहुल ने वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली सीट अपने पास रखी है ताकि वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खोई जमीन वापस पा सके। राहुल अब सांसद होने के साथ साथ विपक्ष के नेता भी हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके तेवर अब अलग होंगे क्योंकि उनका साथ देने के लिए प्रियंका गांधी उनके साथ हो सकती हैं और भाई बहन का रिश्ता कितना गहरा है ये दुनिया ने कई मौकों पर देखा है। प्रियंका ने हर मौके पर बड़े भाई राहुल को आगे रखा और उन पर लगने वाले हर आरोप का सामने आकर जवाब दिया। आज मुझे बहुत गर्व है कि आपके सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से
आपके प्रत्याशी अपने बड़े भाई श्री राहुल गांधी को मैं यहाँ लाई हूँ, तो बचपन से जानती हूँ, शायद कोई और मुझसे ज्यादा अच्छी तरह ने जाने। मैं एक बात आपको बता सकती हूँ, बचपन से राहुल जी को अन्याय नहीं बर्दाश्त हुआ। 2-2 घंटे सोकर जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं प्रियंका का और आप सबका। एक और आइडिया है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया? राहुल गांधी कई साल से चाहते थे कि प्रियंका लोकसभा में आए, लेकिन सियासी सक्रियता के बावजूद प्रियंका ने कभी वो भूमिका नहीं स्वीकारी। I've been having a discussion with my sister about her joining politics, and her pushback to me was that my children are very young and I need to spend time looking after them. And now her children have reached an age where one of them has gone to university and the other one is about to go to university. So this was a discussion that we've been having for a while now. वैसे प्रियंका जीती तो भाई बहन की जोड़ी को लोकसभा में विपक्ष की तिकड़ी के रूप में अखिलेश यादव पूरा करेंगे। इसका ट्रेलर उन्होंने पहले या दूसरे दिन ही दिखा दिया। वैसे अखिलेश यादव का अब राहुल और प्रियंका दोनों से संबंध गहरा हो चला है। 2024 चुनाव से पहले जिस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे का मसला उलझता दिख रहा था, तब कहा यही गया कि प्रियंका गांधी ने अखिलेश से बात कर उसे सुलझाने में मदद की है। बाद में प्रियंका भले अमेठी और रायबरेली का किला फतह करने में जुट गईं, लेकिन राहुल उन्हीं अखिलेश के साथ यूपी फतह करने निकल पड़े, जिन्हें कभी उन्होंने ठीक लड़का बताया था जो मजबूर था। अखिलेश ठीक लड़का है, मगर जो आप चाहते थे अखिलेश नहीं कर पाया, सच्चाई। लेकिन इस बार यूपी के दो लड़कों ने अपनी रणनीति से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया। राहुल और अखिलेश दोनों भारतीय राजनीति में वंशवादी राजनीति के प्रतीक कहे जाते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीते कई सालों से दोनों ने अपना जनाधार बनाया है और अब ये दोनों नेता सदन में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल साबित हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो।